दोस्तों, क्या होगा अगर कोई एलियन हमारी धरती पर रहने के लिए आ जाए और हम इंसानों को गुलाम बनाकर हम पर राज करे। कुछ ऐसा ही होता है जेक और नाइट्री के साथ, जो धरती की तरह ही दिखने वाले एक प्लेनेट जिसका नाम पेंडोरा था उस पर रहते थे। तो कहानी की शुरुआत जेक नाम के एक नेवी को दिखाते हुए होती है, जो अपनी फैमिली के साथ पेंडोरा नाम के प्लेनेट पर रहता था। असल में कुछ साल पहले जेक और उसकी वाइफ नाइट्री ने अपने प्लेनेट को इंसानों से बचाने के लिए उनसे जबरदस्त मुकाबला किया और उन्हें ये प्लेनेट छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। जेक अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से जिंदगी बिता रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेक के अपने 3 बच्चे हैं और इनके अलावा जेक ने 2 और बच्चों को गोद लिया है। इनमें से एक बच्ची उसकी पुरानी साथी की थी जो उसे जन्म देने के बाद मर गई थी और जेक ने इसका नाम कीरी रखा था। दूसरा बच्चा इंसान का बच्चा था। यहाँ बताया जाता है कि जब इंसान पेंडोरा प्लेनेट से वापस जा रहे थे तब वो बच्चा पेंडोरा में ही रह गया था। ये उस कर्नल का बेटा था जो कि मारा जा चुका था और तब से जेक और उसका परिवार ही उसका ख्याल रखता था और उन्होंने इसे स्पाइडर नाम दिया था। यहाँ के लोग ये मानते हैं कि उन्हें ये जिंदगी देवी आवा से मिली है, इसलिए ये लोग उनके लिए अपनी जिंदगी भी न्यौछावर कर सकते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। स्पाइडर जेक के बच्चे के साथ खेल कूद कर बड़ा हुआ। स्पाइडर के लिए भी वही उसका परिवार था, लेकिन नाइट्री उसे अपना नहीं पाती है क्योंकि उसके लिए वो अब भी इंसान का ही बच्चा होता है। जेक अपने बच्चों को तीर चलाना, मछली पकड़ना, दुश्मनों से लड़ना जैसी कई चीजें सिखाता है। एक दिन नाइट्री और जेक देखते हैं कि आसमान में एक तारा चमक रहा है और वो उनके प्लेनेट की तरफ ही बढ़ रहा है। जब वो थोड़ा पास आता है तब उन्हें पता चलता है कि वो स्पेसशिप है और इंसान फिर से उनके प्लेनेट पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। इंसानों की स्पेसशिप जब पेंडोरा पर लैंड करती है तो उसकी तेज आग की वजह से जंगल में आग लग जाती है और सब कुछ बर्बाद होने लगता है। स्पेसशिप से कई सारे रोबोट बाहर आते हैं और इन्हें इंसान कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो इस बार पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें थी जिससे वो वहाँ के पेड़ पौधे और जानवरों को रौंद रहे थे, लेकिन जेक और नाइट्री के पास इस बर्बादी को देखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो दोनों रो रहे होते हैं। इसके बाद लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक एवतार जागता है जो नेवी के लोगों की तरह नीले शरीर वाला होता है और वो बेकाबू होकर अपने आसपास खड़े दूसरे अवतार को मारने लगता है। बाकी के अवतार उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो काबू में नहीं आता। इसके बाद वो सारे अवतार मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पता चलता है कि वो कर्नल का अवतार है जिसे नाइट्री ने लड़ाई में मार दिया था। कर्नल को वापस जिंदा करने के लिए उसे आधुनिक तकनीक की मदद से नेवी का रूप दिया गया था और इसी तरह कई इंसानों को नेवी बनाया गया था ताकि वो पेंडोरा में रह सकें। इसके बाद कर्नल के दिमाग में एक इलेक्ट्रिक चिप डाल दी जाती है जिसमें उसकी सारी पुरानी यादें होती हैं। कर्नल अब जेक से बदला लेना चाहता था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जेक और उसके साथियों ने इंसानों के ट्रेन पर हमला कर दिया है जिसमें हथियारों को ले जाया जा रहा था। वो सब लोग हथियारों को लूट लेते हैं। तभी वहाँ हवाई हमला होता है। जेक का बड़ा बेटा नेटियम भी वहाँ होता है जो हवाई हमले में घायल हो जाता है, लेकिन वो बच जाता है और जेक उसे अपने साथ घर लेकर आता है। इंसानों ने पेंडोरा वासियों के घर उजाड़ दिए थे, इसलिए अब सारे नेवी पहाड़ों में छुपकर रहने लगते हैं। दूसरी तरफ कर्नल और उसके साथी जेक को ढूंढते हुए एक बेस तक पहुंच जाते हैं। यहाँ उसकी एक सीनियर ऑफिसर उसे बताती है कि उन्हें जेक को जल्दी पकड़ना होगा क्योंकि वो उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है और अब कर्नल ही उसकी आखिरी उम्मीद है। वो कहती है कि वो लोग पहाड़ों में कहीं छुपे हुए हैं, इसलिए उन्हें पकड़ना मुश्किल है। इसके बाद कर्नल जंगल में जाता है जहाँ जेक के बच्चे खेल रहे होते हैं। जब जेक के बच्चे उन्हें देखते हैं तो वो तुरंत जेक को इस बात की खबर देते हैं। जेक उन्हें तुरंत वहाँ से निकलने के लिए कहता है। जेक के बच्चे वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी कर्नल और उसके आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं। कर्नल उन सबको अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ नेट्री और जेक भी आ जाते हैं। नेट्री पेड़ के पीछे छुपकर कर्नल के एक आदमी पर तीर चला देती है और किसी तरह वो लोग अपने बच्चों को बचा लेते हैं, लेकिन स्पाइडर वहीं रह जाता है और कर्नल उसे पकड़ लेता है। यहाँ कर्नल को पता चल गया था कि स्पाइडर उसी का बेटा है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद जेक नेट्री से कहता है कि उन्हें ये जगह छोड़नी होगी क्योंकि कर्नल उससे अपनी मौत का बदला लेना चाहता है और वो लोग स्पाइडर के जरिए उनका पता लगा लेंगे, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी और की जान जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कर्नल जेक का पता जानने के लिए स्पाइडर को बहुत टॉर्चर कर रहा है, लेकिन स्पाइडर उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। कर्नल सोचता है कि स्पाइडर एक इंसान है, इसलिए उसे इंसानों की तरह ही समझाना चाहिए। वो स्पाइडर को बताता है कि वो ही उसका असली पिता है और उसने जानबूझकर उसे पेंडोरा में छोड़ दिया था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास है और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। स्पाइडर उसकी बातों में आ जाता है और जेक का पता बताने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ जेक और उसका परिवार वो जगह छोड़कर जाने लगते हैं और जाने से पहले जेक किसी और को वहाँ का मुखिया बना देता है। वो लोग अपने उड़ने वाले क्रीचर इकरान पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। कई सारे आइलैंड पार करने के बाद उन्हें एक ऐसा आइलैंड मिलता है जहाँ के लोग काफी अद्भुत होते हैं। वो लोग जमीन और पानी दोनों जगहों पर बड़ी आसानी से रह सकते हैं। जब वहाँ के लोग जेक और उसके परिवार को देखते हैं तो वो लोग उनके पतली पूंछ और पतले हाथों का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ उन लोगों का मुखिया पानी से निकल कर आता है। जेक मुखिया से कहता है कि वो लोग यहाँ रहना चाहते हैं, लेकिन मुखिया कहता है कि वो लोग यहाँ
नहीं रह सकते क्योंकि उनका रहन सहन उनसे अलग है। वो लोग पानी में रहते हैं और जेक और उसका परिवार जंगल में रहता है और इसीलिए यहाँ उनका कोई काम नहीं है। जेक कहता है कि वो लोग उनके रहन सहन को अपनाने की कोशिश करेंगे और जल्दी ही वो उनके तौर तरीके भी सीख लेंगे। जेक कहता है कि उसे अपने परिवार को सलामत रखने के लिए यहाँ रहने की इजाजत चाहिए। ये सुनकर मुखिया मान जाता है और जेक और उसके परिवार को सब कुछ सिखाने की जिम्मेदारी अपने बच्चों को देता है। इसके बाद मुखिया के बच्चे जेक और उसके परिवार को पानी की सैर कराते हैं और पानी में रहने वाले क्रीचर की सवारी करना सिखाते हैं। जेक का बेटा क्रीचर की सवारी करते करते गिर जाता है और उसे देखकर सब हंसने लगते हैं। सबको शुरुआत में काफी परेशानी होती है लेकिन धीरे धीरे वो लोग सब कुछ सीख जाते हैं। दूसरी तरफ कर्नल को उसकी सीनियर ऑफिसर कहती है कि नेवी के उड़ने वाले क्रीचर हमेशा उनके स्पेसशिप पर भारी पड़े हैं, इसलिए कर्नल भी अपने लिए एक उड़ने वाला क्रीचर चुनता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि वो जेक से बराबरी का मुकाबला कर सके। इधर जेक और उसके बच्चे धीरे धीरे नए माहौल में ढलने लगते हैं। लेकिन एक दिन मुखिया का बेटा अपने साथियों के साथ जेक की बेटी कीरी का मजाक उड़ाता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। लेकिन तभी वहाँ कीरी के भाई आ जाते हैं और मुखिया के बेटे के साथ लड़ने लगते हैं। जब जेक को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने ही बच्चों को डांटने लगता है। वो कहता है कि वहाँ रहने के लिए उन्हें सबसे दोस्ती बना के रखनी होगी और इसीलिए वो रॉक को मुखिया के बेटे से माफी मांगने के लिए कहता है। इसके बाद जेक का बेटा रॉक मुखिया के बेटे से माफी मांगता है और मुखिया का बेटा भी उसे माफ कर देता है। लेकिन ये उसकी चाल होती है। मुखिया का बेटा उसका दोस्त बनने का नाटक करते हुए उसे ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं। वो रॉक से कहता है कि वो लोग यहाँ शिकार करने आते हैं, लेकिन इस बीच वो लोग रॉक को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रॉक को पता चलता है कि वो वहाँ अकेला है। रॉक जब पानी की सतह पर आता है तभी एक बड़ी सी मछली उस पर हमला कर देती है और रॉक खुद को बचाने के लिए भागने लगता है। मछली लगातार उसे खाने के लिए उसके पीछे पड़ी होती है, इसलिए वो पत्थर के बीच में छुप जाता है। थोड़ी देर बाद रॉक को पानी के अंदर घुटन होने लगती है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बड़ी मछली उसकी तरफ तेजी से आती है और जैसे ही उसे खाने वाली होती है तभी एक बड़ी सी व्हेल मछली उस मछली पर हमला कर देती है। तब तक रॉक की सांसें खत्म हो जाती है और वो डूबने लगता है। थोड़ी देर बाद जब रॉक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो व्हेल मछली के ऊपर बैठा हुआ है। रॉक उस व्हेल को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है, लेकिन तभी वो देखता है कि व्हेल भी जख्मी हो गई है और उसके फिंग में एक लोहे की हुक फंसी हुई है। रॉक उस हुक को निकालता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद व्हेल उसे उस आइलैंड तक लेकर जाती है जहाँ जेक और बाकी लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ मुखिया को अपने बेटे की करतूत का पता चल जाता है और वो सबके सामने अपने बेटे को सजा देने की बात करता है, लेकिन रॉक कहता है कि उसमें उसकी गलती नहीं है और गहरे पानी में जाने का आइडिया उसी का था। ये सुनकर मुखिया का बेटा शर्मिंदा हो जाता है और सोचता है कि उसने रॉक के साथ धोखा किया और फिर भी वो उसे बचा रहा है। इसके बाद मुखिया के बेटे और रॉक की सच में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद अगले दिन रॉक सबको उस व्हेल मछली के बारे में बताता है और मुखिया की बेटी कहती है कि उस मछली को टुकून कहते हैं, लेकिन जिस मछली ने उसकी जान बचाई है वो पाइकन है, लेकिन उसे उसकी बिरादरी से बाहर कर दिया गया है क्योंकि उसने कई लोगों की जान ली है। रॉक को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि व्हेल किसी को मार सकती है क्योंकि उसी व्हेल ने उसे बचाया था। रॉक फिर से उस व्हेल से मिलने जाता है और उसके साथ गहरे पानी में खेलने लगता है। दूसरी तरफ कर्नल एक बड़े मशीन में बैठकर जेक को ढूंढ रहा होता है। जिस मशीन में वो था उस मशीन से वो लोग बड़े बड़े टुकून का शिकार करते थे। कुछ देर में कर्नल उस आइलैंड पर पहुंच जाता है जहां जेक और उसका परिवार था। कर्नल वहां के लोगों से जेक के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वहां के लोग कहते हैं कि उन्होंने जेक को नहीं देखा है। इस पर कर्नल उन लोगों को टॉर्चर करने लगता है, लेकिन स्पाइडर उससे कहता है कि वो लोग सच कह रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। कर्नल अपने बेटे की बात मान लेता है, लेकिन जाने से पहले वो लोग उस गाँव को आग लगा देते हैं। जेक और उसका परिवार उसी आइलैंड के दूसरे हिस्से में छुपा हुआ था। मुखिया वहां जाता है और बताता है कि कर्नल उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच चुका है। दूसरी तरफ कर्नल ये प्लान बनाता है कि वो लोग वहां के टुकून का शिकार करेंगे, इसलिए अब वो लोग मशीन के जरिए टुकून का शिकार करने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ रॉक को पता चल जाता है कि पाइकन ने किसी की जान नहीं ली थी, बल्कि नेवी लोगों को मारने वाले कोई शिकारी थे और इसका इल्जाम पाइकन पर आ गया था, जिसकी वजह से उसे बिरादरी से बाहर करके अकेला छोड़ दिया गया था। दूसरी तरफ कर्नल और उसके साथी कई मशीन गन की मदद से एक बड़े से टुकून पर हमला कर देते हैं जो अपने बच्चे के साथ तैर रहा होता है। वो टुकून काफी चीख रहा होता है और आखिर में इंसान उसे मार देते हैं। इसके बाद वो लोग उसे अपने साथ लेकर आते हैं और उसके मुंह के अंदर जाते हैं। वो लोग उस टुकून के गले के ऊपरी हिस्से में छेद करते हैं जहाँ से एक पीले रंग का लिक्विड बाहर आता है। यहाँ पता चलता है कि उस पीले रंग के लिक्विड को पीने से इंसान की उम्र नहीं बढ़ती है और इसीलिए इसकी कीमत बाजारों में काफी ऊंची है, जिससे वो लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं। जब आइलैंड के लोग उस टुकून की लाश को देखते हैं तब उन्हें बहुत दुख होता है और बहुत गुस्सा भी आता है। वो लोग जेक को इसका जिम्मेदार मानते हैं और कहते हैं कि उसकी वजह से इंसान इन जानवरों को मार रहे हैं। इसके बाद वो लोग कर्नल और उसके साथी से लड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन जेक कहता है कि वो लोग उनके आधुनिक हथियारों के आगे नहीं टिक पाएंगे। कर्नल का प्लान अब बड़े बड़े टुकून मतलब पाइकन का शिकार करने का
होता है, क्योंकि उसका शिकार करके वो लोग ज्यादा लिक्विड निकाल सकते हैं और ज्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। टुकुन के शिकार को देखते हुए रॉक को पाइकन की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए जाता है। रॉक के भाई बहन उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाते हैं। जब वो लोग पाइकन के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पाइकन को एक तीर लग गई है, जिसकी वजह से वो वहाँ से हिल नहीं पा रहा है। वो सब लोग उस तीर को निकालने की कोशिश करते हैं और इसी बीच कर्नल और उसके साथी उनकी तरफ आ रहे होते हैं। रॉक जेक को इस बारे में बताता है और जेक अपने साथियों के साथ वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। रॉक और उसके भाई बहन किसी तरह उस तीर को पाइकन के शरीर से बाहर निकालते हैं, लेकिन कर्नल के आदमी उनके पीछे पड़ जाते हैं। मुखिया की बेटी कर्नल के मशीन से मरने वाली होती है, लेकिन जेक का बेटा उसे बचा लेता है। कर्नल उन्हें एक बड़े जाल में फंसा लेता है और उन्हें अपनी शिप पर ले जाता है। तब तक जेक और उसके साथी भी वहाँ आ जाते हैं और देखते हैं कि कर्नल ने उसके बच्चों को बांध के रखा है। कर्नल जेक से कहता है कि अगर वो अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहता है तो उसे अकेले ही वहाँ आना होगा। जेक उसकी बात मान लेता है और अकेले ही वहाँ जाने लगता है। इसी बीच पाइकन अचानक से पानी से निकलकर कर्नल की शिप में चढ़ जाती है और उसके आदमियों को मारने लगती है। इससे जेक और उसके साथी भी कर्नल पर हमला कर देते हैं। नाइट्री भी वहाँ अपने उड़ने वाले क्रीचर इकरान में बैठकर आ जाती है और उन पर हमला करने लगती है। जेक किसी तरह अपने बच्चों को बचा लेता है, लेकिन जैसे ही वो लोग भागने वाले होते हैं, कर्नल जेक की बेटी कीरी और उसकी छोटी बहन को पकड़ लेता है। इस बीच जेक के बड़े बेटे को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। नेट्री अपने बेटे की मौत से काफी टूट जाती है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। इससे जेक और नेट्री को और भी गुस्सा आ जाता है और वो लोग कीरी और उसकी बहन को बचाने के लिए शिप पर आ जाते हैं। जेक वहाँ पर ब्लास्ट करता है और नेट्री इंसानों को बेरहमी से मारने लगती है, लेकिन तभी कर्नल कीरी को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। लेकिन तभी नेट्री भी कर्नल के बेटे स्पाइडर को पकड़ लेती है और उसे मारने की धमकी देती है। इस वजह से कर्नल को कीरी को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद जेक सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद कर्नल से लड़ता है। दोनों के बीच काफी हाथापाई होती है। इस बीच शिप की हालत भी खराब हो जाती है और वो कभी भी पलट सकती है, इसलिए सब लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। दूसरी तरफ जेक कर्नल की गर्दन को पकड़ लेता है, जिससे उसका दम घुटने लगता है और कर्नल वहीं डूब जाता है। इसके बाद जेक भी वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। नेट्री और उसकी बेटी शिप में फंसे होते हैं और तभी कीरी उनके पास आती है और उन्हें रास्ता दिखाती है। जेक भी रॉक के साथ बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ स्पाइडर को कर्नल मिलता है और वो उसे पानी से बाहर ले आता है, क्योंकि जब नेट्री ने उसकी गर्दन पर चाकू रखा था तब कर्नल ने उसकी जान बचाई थी। लेकिन जब कर्नल स्पाइडर को अपने साथ चलने के लिए कहता है तो वो मना कर देता है और वापस जेक और उसके परिवार के पास चला जाता है, जिसे देखकर जेक बहुत खुश होता है। इसके बाद जेक अपने बड़े बेटे की बॉडी को उनकी देवी आवा के हवाले कर देता है और उस पल को याद करता है जब उसने पहली बार अपने बेटे को गोद में उठाया था।